गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल। पिछले वीडियो में हमने मौर्यों के बारे में जानकारी ली थी कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद में बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में महान सम्राट अशोक, इसने शासन किया। और अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की। हमने एक सूची बनाई है कि मौर्यों के बाद में भारत के विभिन्न हिस्सों पर किसने किसने शासन किया। तो तीन महत्वपूर्ण वंश थे। शुंग वंश 185 बीसी से 75 बीसी तक, अर्थात 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, 75 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। इसके बाद सातवाहन वंश, ये वो वंश है जो दक्षिण भारत में उदय हुआ। दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया और ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी सन तक इन्होंने शासन किया। तो 30 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब इसके बाद में कुछ विदेशी आक्रमण मौर्यों के बाद में हुए हैं। उसमें इंडो ग्रीक आक्रमण, इंडो ग्रीक 200 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद शकों की बात करें तो गुप्त काल में शक शासकों ने आक्रमण किए थे। तो 130 ईस्वी से 388 ईस्वी तक, 130 ईस्वी से 388 ईस्वी तक शकों ने भारत पर आक्रमण के भारत पर शासन किया। और इसके बाद कुषाण की बात करें तो कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में संवत प्रारंभ किया था। कुषाण शासक कनिष्क की बात करें तो 78 ईस्वी में। ठीक, हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को आगे के वीडियो में। तो मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और विदेशी शक्तियों में इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। तो हम शुंग वंश की बात करते हैं। तो अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की। अब ये जानकारी के स्रोत कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमपीपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वानभट्ट का हर्षचरित, वानभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, उनके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर दी 185 ईसा पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना की। मनुस्मृति, जो कि भारत की प्राचीन स्मृति मानी जाती है, मनुस्मृति, उसमें यह बोला गया कि ब्राह्मण विपत्ति के समय अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर जीविका चलाते थे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वैदिक साहित्य में स्पष्ट वर्णन है, 4 वर्णों की बात की गई है। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का जो कार्य है शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य है राजकार्य करना, वैश्य व्यापार करना और शूद्र का कार्य है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन इसमें एक कंडिका दी है कि विपत्ति के समय अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर जीविका चला सकते थे। तो इसलिए जो शुंग वंश है ये ब्राह्मण वंश के शासक थे, जबकि इनका कार्य शिक्षा देना था, लेकिन इन्होंने शासन किया है। मतलब विपत्ति के समय ये अपना पेशा जो है उसको छोड़कर भिन्न पेशा भी अपना सकते हैं। पुराणों के अनुसार, पुराणों की बात करें तो वायु पुराण और मत्स्य पुराण, हम आगे गुप्त वंश में पढ़ेंगे। पुराणों की जो रचना हुई है वो
गुप्त साम्राज्य में हुई है, गुप्त शासकों के समय में हुई है। और उसमें वायु पुराण और मत्स्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इसी प्रकार पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, तो इस ग्रंथ में स्पष्ट है कि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र के पुरोहित थे, और महाभाष्य से यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार गार्गी संहिता एक ग्रंथ है, इसमें भी यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। वही बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 जो स्तूप थे उसको नष्ट कर दिया था। या स्तूप लिखना भूल गया हूं, उसे लिखेंगे। तो दिव्यावतान के अनुसार क्या कि जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था, क्योंकि ये सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जो शुंग शासक थे ये ब्राह्मण धर्म के, वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसी प्रकार हम अभिलेखीय साक्ष्य देखें तो अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अयोध्या अभिलेख धनदेव का है, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी प्रकार शुंग शासन काल में ही बेसनगर, जिसे भेलसा कहते हैं, विदिशा कहते हैं, बेसनगर विदिशा, बेतवा नदी के किनारे बेसनगर, तो वहां पर जो अभिलेख है उनके अनुसार यवन राजदूत हेलियोडोरस इन्हीं के शासनकाल में भारत में आया था। इसी प्रकार सतना में स्थित भरभूत अभिलेख की बात करें, इससे भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। भरभूत अभिलेख जिसकी खोज जो है 1873 में कनिंघम ने की थी, या 1873 में कनिंघम ने पता लगाया था, और स्पष्ट उल्लेख है कि ये जो अभिलेख है ये शुंग वंश से संबंधित है। तो जानकारी के स्रोत कौन कौन से पढ़े हमने? वानभट्ट के हर्षचरित, मनुस्मृति, पुराणों में वायु पुराण, मत्स्य पुराण, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान, और अभिलेखों में हम देखें तो अयोध्या अभिलेख, बेसनगर अभिलेख और भरभूत अभिलेख। आगे देखते हैं हम। इसके प्रथम शासक जो थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। तो बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि दिव्यावतान जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट अशोक द्वारा भारत में निर्मित 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के कुकटारा या कुकटाराम विहार को तोड़ने में वो असफल रहा था, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इसके अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, पतंजलि थे। पतंजलि की पुस्तकें, चाहे योग दर्शन की बात करें, योग सूत्र की बात करें या महाभाष्य, 3 पुस्तकें पतंजलि की, योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। महाभाष्य जो है प्राचीन जो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इसके ऊपर ये टीका लिखा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ये टीका लिखा गया है, महाभाष्य। अक्सर क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज हो जाता है, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी और पतंजलि ने उसके ऊपर टीका लिखा है, वो है महाभाष्य, महाभाष्य। तो महाभाष्य से जो पतंजलि का महाभाष्य है उसे अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से कालिदास जी का मालविकाग्नि मित्रम नामक ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्लियर? आगे हम देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के समय में इंडो ग्रीक यवनों ने भारत पर आक्रमण किए थे, और पुष्यमित्र शुंग के आदेश से ही अग्निमित्र ने बरार विजय की थी या विदर्भ पर आक्रमण किया था। खारवेल से युद्ध, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र को पराजित किया था और जैन मूर्ति को लेकर चला गया था। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? राजा खारवेल से संबंधित है। राजा खारवेल से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली और वहां पर कौन शासक कर रहा था? खारवेल। और खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया और कलिंग जो है वो जैन मूर्ति लेकर चला गया था। एक यवन आक्रमण की भी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में ड्रामेटियस या दिमित्र जिसे कहते हैं, एक यवन आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था। और इन आक्रमणों की जानकारी मिलती है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बड़ा महत्वपूर्ण है। सरल सा लग रहा होगा अभी, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है इसे। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, पतंजलि का महाभाष्य और गार्गी संहिता। गार्गी संहिता की विषय वस्तु क्या है? ज्योतिष। बड़ा सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमने गार्गी संहिता तो पढ़ लिया, लेकिन इसके विषय वस्तु क्या है, किस चीज से संबंधित है ये? तो ज्योतिष से संबंधित एक बुक है। इससे जो है यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। कालिदास का मालविकाग्निमित्र, पतंजलि का महाभाष्य और ज्योतिष से संबंधित बुक गार्गी संहिता। आगे हम देखते हैं इस वंश का अगला शासक जो है 14वां नवा शासक जो है, इस वंश का नवा शासक भागभद्र। भागभद्र, यहां से भी क्वेश्चन उठता है। यहां से अक्सर क्वेश्चन उठता है कि भागभद्र शासन के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक, तक्षशिला के यवन शासक एंटियोकिट्स का दूत इसके दरबार में आया था। और किसने भेजा इसे? एंटियोकिट्स ने। और उस दूत का नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस वंश के शासनकाल में आया था? तो शुंग वंश। किस शासक के समय में आया था? तो भागभद्र के। कहां से आया था? तक्षशिला से। तक्षशिला में उस समय कौन शासन कर रहा था? यवन शासक। उस यवन शासक का नाम क्या था? एंटियोकस। एंटियोकस। और किसको भेजा था? हेलियोडोरस। और क्या हुआ? ये यवन शासक, यवन राजदूत था, लेकिन जब ये यहां पर आया, विदिशा गया था ये, और विदिशा में भागभद्र अग्निमित्र ही शासन करते थे। और ये जो शुंग शासक थे भागवत धर्म के अनुयायी थे, और इनके प्रभाव में आकर हेलियोडोरस ने भी भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। क्लियर एकदम? कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। और उसने जो है, हेलियोडोरस ने बेसनगर अर्थात विदिशा, विदिशा के बेसनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। वर्तमान में इसे खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण स्लाइड है। आगे हम देखते हैं इस वंश का जो अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक है देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति। तो प्रथम शासक कौन? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक देवभूति। और कब की घटना है ये? 75 बीसी, 75 ईसा पूर्व। एक वासुदेव कण्व, कण्व वंश के शासक, कण्व वंश का जो व्यक्ति था वासुदेव, उसने देवभूति की हत्या कर ली और मगध पर जो है वो कण्व वंश की स्थापना कर दी। और इसने अपनी राजधानी रखी विदिशा। कण्व वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। और इससे पहले जो शुंग शासक थे, तो अग्निमित्र, भागभद्र, इन्होंने भी अपनी राजधानी जो है वो विदिशा रखी हुई थी। क्लियर? अब शुंगकालीन कला की बात करें तो इनका क्या योगदान है? तो इसमें देखें तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ, विदिशा का गरुड़ स्तंभ, जो कि यवन शासक के जो राजदूत थे हेलियोडोरस ने भागवत धर्म कबूल कर लिया था, और उस याद में जो है विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनाया है। भांजा का चैत्य विहार, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक तथा कार्ले का चैत्य। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नासिक तथा कार्ले का चैत्य। इतना सा क्वेश्चन बन जाए मेंस में, नासिक तथा कार्ले का चैत्य, तो लिखना है नासिक तथा कार्ले का चैत्य
चैत्य जो है वो शुंग कालीन कला के उदाहरण है। शुंग काल में इनका निर्माण किया गया था। मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। अगले स्लाइड में जो है हम गांधार कला और मथुरा कला पढ़ेंगे, तो उसमें ये मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, इसके विषय में हम विशेष चर्चा करेंगे। अब हम अगले वीडियो में जो है गांधार कला और मथुरा कला पढ़ेंगे। साथ ही जो मगध पे शासन करने वाले कण्व वंश है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सार्थक पहल बदलाव हमसे है के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।